हिल अलाउंस? देखो हिल अलाउंस क्या होता है? हिल अलाउंस का मतलब होता है कि सेम कंपनी, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है जो जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है, एंड देन दैट कंपनी आल्सो हैज इट्स ब्रांच इन दमन। वो अगर उसका एक ब्रांच मान लो सिक्किम में भी है, सिक्किम गवर्नमेंट ने उसको एक्साइज फ्री कर दिया था, इसीलिए वहाँ पे फैक्ट्रीज है। अभी कोई ऐसी दवा की कंपनी नहीं है जो वहाँ नहीं है, यू नेम इट एंड दे हैव इट, ऐसा है। तो कुछ कंपनीज के एचआर पॉलिसी के तहत उनको हिल अलाउंस दिया जाता है, बहुत थोड़ा सा दिया जाता है, लेकिन हिल अलाउंस दिया जाता है कि भाई आप पहाड़ पे गए तो थोड़ा कंडीशंस थोड़ी टफ है वहाँ पर। वहाँ पे क्या है ना कि यू डोंट हैव अ रेलवे लाइन इन दैट स्टेट, रेलवे लाइन नहीं है। वो बंगाल में जो रेलवे लाइन है वहाँ से फिर यू टेक अ टैक्सी और बस, देन यू गो टू दैट स्टेट। तो वो है, या टाइम एंड ऑन वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है, अगर पेड़ गिर गया तो जब तक आने वाले लोग आते नहीं है उसको साफ करने के लिए तो आप वहीं खड़े रहते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस थोड़ी हार्श होती है। अगर वहाँ जितना सामान होता है वो कहाँ से आता है? बंगाल से आता है, सिलीगुड़ी से आता है। थोड़ा सा लाइफ टफ है, थोड़ी सी चीजें महंगी मिलती है, सब्जी वगैरह थोड़ी सी महंगी मिलती है वहाँ, ये सब चीजों को कॉम्पनसेट किया जाता है। लेकिन सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस ये एक बहुत मेजर टाइप ऑफ अलाउंस है, ठीक है। ये आपको जनरली हर कंपनी देती है, बैंक भी देती है, बैंक भी देती है। कोई भी बैंक उठा लोगे तो तुमको सीसीए मिलेगा वहाँ पर, सिटी सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। नहीं, सिटी कॉम्पनसेटरी का तो क्या ये नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है एग्जैक्ट इसका। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस का मतलब होता है चेंज इन सिटी के वजह से जो कंडीशंस है जो उस कंपनी के एचआर पॉलिसी में है, दैट इज नोन एज सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। जैसे कि अभी यहाँ पटना एयरपोर्ट पे कोई काम कर रहा है, उसको लेह लद्दाख भेज दे काम कर, ट्रांसफर पे जाते ही ये लोग हैं तो सर्व करना ही है। आर्मी वाले जाते हैं कि नहीं? वो एयरपोर्ट वाले जाएंगे, बैंक वाले जाते हैं जिनका ट्रांसफरेबल जॉब अलग अलग सिटीज में। तो सिटी के एक्सपेंसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए फॉर डिफरेंस इन द लिविंग ऑफ टू सिटीज कॉम्पनसेट, इसलिए सीसीए दिए जाते हैं। अच्छा, टेल मी द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, और अलाउंसेस बताइए। मैम डीएनएस अलाउंस, ये है एलटीआई, और हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, और ट्रैवलिंग अलाउंस, फूड अलाउंस, फूड को मील अलाउंस के तरीके से भी कहीं कहीं दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स या मैगजीन अलाउंस, बैंक वगैरह में मिलता है ये। और लिख दिया, और ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यस। ट्रांसपोर्ट को और क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट कन्वेंस, बोलो बोलो बोलो, नहीं, find difference between these two words. You understand difference between these two words? तुम जो कह रहे हो वो ये है, कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलियत, ठीक है। तो हम कन्वीनियंस इज लाइक you are sitting in a AC class for your convenience of study, this is conveyance, यानी आने जाने को जिसको कहते हैं this is conveyance, okay। तो ट्रांसपोर्ट या फिर कन्वेंस अलाउंस। और बताइए, हाँ बोलो, ठीक है, और बताओ। एक अलाउंस के बारे में सुने हो, क्लास में डिस्कस किए थे क्या? बताइए थे हम आपको, ठीक है। एक और अलाउंस के बारे में सुने, फॉरेन अलाउंस किनको मिलती है? मैम आईएफएस, आईएफएस, यस, आईएफएस में होता है जो, हाँ बताओ,
आइडिया कोई? जो फॉरेन सर्विसेज में रहते हैं ना एम्प्लॉइज, फॉरेन सर्विसेज में यूपीएससी से जिनका टॉप 3-4 सर्विसेज जो पसंद किया जाता है उसमें से इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी है। जो फॉरेन सर्विसेज के ऑफिशियल होते हैं उनको उनकी जब मान लो कि अगर वो इंडिया में पोस्टिंग है तो इंडियन स्टैंडर्ड्स पे सैलरी मिलेगी, लेकिन जब वो फॉरेन में पोस्टेड होते हैं तो वहाँ का डीए, अभी अमेरिका में कोई इंडियन सैलरी के साथ जाएगा तब तो वो भिखारी कहलाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ से लगभग वो 6-7-8 लाख ज्यादा होता है फॉरेन अलाउंस, क्योंकि वहाँ के हिसाब से उनका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया जाता है। दिस इज नोन एज फॉरेन अलाउंस, दिस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और स्पेसिफिक टाइप का अलाउंस होता है एंड टेल यू, दिस इज नोन एज, कभी सुना है? डेंजर अलाउंस। डेंजर अलाउंस भी उन्हीं लोगों को मिलता है, मान लीजिए कुछ कंट्रीज है जो इंडियन हमारे यहाँ लिखी हुई है ये चीज, जैसे कि अब भाई कोई इंडियन फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर पाकिस्तान में पोस्टेड हो, समझ रहे हैं आप बात, अफगानिस्तान में पोस्टेड हो, फॉर दैट मैटर इवन नेपाल इज इंक्लूडेड, ऐसी जगह पे जब पोस्टेड होते हैं जान का खतरा बना रहता है ना? क्योंकि ये ऐसी ऐसी कंट्रीज का कोई एथिक्स नहीं होता है, तो दिस कैन हैपन। जो फॉरेन एम्बेसडर होते हैं मैम, हाँ बोलो। जो एम्बेसडर होते हैं, हाँ, सिर्फ एम्बेसडर नहीं, एम्बेसडर तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, एम्बेसडर इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। इसके पहले भी जो लोग पोस्टेड होते हैं अगर इस नेशंस इन नेशंस में पोस्टेड होते हैं तो उनको वो अलाउंस दी जाती है। ओके, नेक्स्ट टेल मी। हाँ बताइए। सी आई टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग, बेनिफिट्स पहले, ठीक है। इसमें हम एक न्यू चीज बताते हैं आपको, बेनिफिट्स। So you're not asking me questions. I'll take test. You should get 20 out of 20. ठीक है? Average is not. Good. समझे नहीं? Benefits. Benefits के बारे में बताइए. This is one component of salary, right? क्या होता है benefits? क्या benefits के बारे में बताइए? Good. Good. Very good. Very good. To make competition between the नहीं जाता है। senior higher employees, higher working employees, क्योंकि उनसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट्स होता है। अगर लोअर लेवल पे जो काम करने वाले वो ऑर्गेनाइजेशन को उतना लॉस होगा, बट अगर हायर स्किल एम्प्लॉइज या ऑफिसर को वो छोड़ के जाने तो ज्यादा लॉस होता है। तो ये चीजें हम आपको बताए थे समझाने के लिए, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए, कुछ चीज बुक में मेंशन नहीं होती है, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो तुम कह रही हो वो वैसा ही होता है, लेकिन द थिंग इज कि बेनिफिट्स इज गिवन टू दी लोअर लेवल एम्प्लॉयज आल्सो, है ना। लेकिन ऊपर वाले को ज्यादा किस तरीके का बेनिफिट्स, जैसे कि हाँ कंपनीज का फ्लैट अकोमोडेशन, फ्लाइट टिकट, जब हम मैम फ्लाइट टिकट, हाँ वो मान लो कि इंडिया की कोई कंपनी है, एमएनसी इंश्योरेंस की कोई कंपनी है, बहुत बड़ी सी कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर से फॉर एग्जांपल दिस इज अमेरिकाज कंपनी, और आपने यहाँ ज्वाइन किया, यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी को अब लगता है कि आपको अफ्रीका की किसी जगह पे भेजा जाना चाहिए, वहां स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। डोंट मेक फेसेस, अफ्रीका इज नॉट दैट बैड। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं जो जिनको बहुत रिसेंटली आजादी मिली है, ठीक है, लाइक इन 1975 और समथिंग।
1975 में तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको, तो वहाँ के रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लॉइटेड हैं अभी, बहुत रिसोर्स है और यूटिलाइजेशन नहीं है। और क्योंकि कोई कंट्री अगर गुलाम रहती है तो उस कंट्री में मैन पावर का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, तो उनके पास रिसोर्सेज है, यूज करने वाले नहीं है, मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, इसीलिए लोगों को दूसरे जगह से वहां भेजा जाता है ताकि वहां के जितने रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, उनको हैंडल किया जा सके। ठीक है, फ्री और कंसेशनल रेट्स। हाँ, कंसेशनल रेट्स, कंसेशनल रेट्स देखो, मान लो कि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है, यू आर लिविंग सिंगल, इफ यू आर लिविंग सिंगल, तुम यहाँ से तुम पटना छोड़ दो, दिमाग से पटना हटा दो, you are in your family, so you are in comfort zone, you will not be able to understand this. Say for example कि ऐसी ही किसी कंपनी में आपको भेज दिया गया, सिक्किम भेज दिया गया काम करने के लिए, जगह नहीं है, रिसोर्सेज नया है, एंड यू आर लिविंग सिंगल, तो आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा। इन दैट केस खाना खुद से बनाओगे तुम, अगर तुमको कंपनी फूड प्रोवाइड कर रही है, दिन का और सुबह का ब्रेकफास्ट तुमको प्रोवाइड कर रही है, और दोपहर का खाना भी तुमको प्रोवाइड कर रही है, तुम अगर नाइट शिफ्ट में हो तो रात का भी खाना तुमको कंपनी प्रोवाइड करेगी, फुल फ्लेजेड मील, जो आप घर में खाते हैं वही आपको वहां पर मिलेगा, फुल फ्लेजेड मील। इन दैट केस कंपनी आपसे मान लीजिए कि 30 दिन का कूपन देती है, फूड कूपन, ठीक है, एचआर वाले देते हैं 30 दिन का फूड कूपन आपको देंगे, सैलरी से आपके 200 या 250 रुपए कट गया, 200-250 रुपए कट गया और आपको महीने भर का फूड कूपन मिल गया, क्या ये कंसेशनल रेट पे बेनिफिट नहीं हुआ? 250 रुपया पूरे महीने का खाना, इज इट अ कॉस्ट? नो, दिस इज द नेग्लिजिबल कॉस्ट। समझ में आई बात? अब ये बेनिफिट है ना, हो सकता है दूसरी कंपनी वो प्रोवाइड नहीं करती वो खाना, तब इन दैट केस की आपको वो खाना खुद से बनाना पड़ेगा, आपको अपना अरेंजमेंट खुद करना होगा, ऐसे आप फ्री रहेंगे दिमाग से कि खाना नहीं बनाना है। ब्रेकफास्ट यू विल हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन, लंच यू विल हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन, टी यू विल हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात? ये होता है you getting it for free or you get it for concessional rates. कंसेशनल रेट्स में और भी चीजें आती हैं, देखो जैसे कि अगर तुम डायरेक्टली कोई गाड़ी खरीदोगे बैंक से, तो हो सकता है तुमको 10% इंटरेस्ट पे मिले वो गाड़ी, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लेंगे हो सकता है कि तुमको वो गाड़ी 9% पे ही मिल जाए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का कोऑपरेटिव्स वगैरह का रहता है, इसलिए तो ये आपको बेनिफिट हुआ ना। 1% से 8 साल तक तुम जोड़ो कि कितना 1% से कितना फर्क पड़ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? बेनिफिट्स कितने टाइप का होता है? मैम स्टैट्यूटरी बेनिफिट, हाँ, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, यस मैम। हाँ, नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स क्या होता है? वेरी गुड, मैंडेटरी होता है, लॉ नहीं है, गवर्नमेंट के पास किया है, लॉ से बाइंड होता है, और ये गवर्नमेंट कैसे? प्रोवाइड करता है। पीएफ, गुड, ईएसआई, ईएसआई, बेनिफिट्स में ग्रेच्युटी, ये सब आपका स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना ही देना है, और वो एम्प्लॉय किसी भी ग्रेड का हो फिर भी उसको देना है। एंड व्हाट इज नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स? which is non-mandatory in nature. नॉट कंपल्सरी इज ओके। और कुछ डिटेल्स बताइए। Obviously, it will be provided by organization. What more? तुम जो क्लास किए थे, you, Ma'am, it is what was that class? You're looking at me blank. That is why I asked you. बताइए, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स क्या हुआ? जो गवर्नमेंट में मेंशन नहीं है, जो मैंडेटरी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी और रिसोर्सेज के हिसाब से आपको जो बेनिफिट्स देती है,
उसको कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स। समझ में आई बात? जो कंपनी, हाँ, वेकेशंस आर नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, ठीक है। और वेकेशंस जो सीनियर एम्प्लॉइज को दिया जाता है, मैम बोनस, फिर से बोलो। बोनस, बोनस, बोनस इज अ स्टैट्यूटरी बेनिफिट। बोनस का तो बोनस एक्ट के थ्रू होता है, लेकिन हाँ अलग अलग तरीके का बोनस, मान लो दिवाली बोनस वगैरह कुछ है तो वो कंपनी देती है, जैसे Yes, ma'am. कि Gifts and दिवाली में गिफ्ट्स, ठीक है, दिवाली गिफ्ट्स। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, मान लो बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको, हम लोगों के लिए तो कुछ ऐसा आता है ना, बिग बिलियन डे है या कभी ऑफ है, सबसे सस्ता दिन है, ऐसे करके बिग बाजार निकालती है ऑफर। लेकिन दिस इज नॉट द केस विद एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग देयर ऑलरेडी। जो फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको ये ग्रोसरीज पे कुछ परसेंटेज ऑफ इज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनको ऑफ मिलता है। कपड़े पे 30% ऑफ हमेशा रहता है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर उनको 30, यानी 2000 का कोई कपड़ा वो हमेशा ही उसको कितने में खरीद सकते हैं? 30% ऑफ रहा तो 1400 में वो हमेशा खरीद सकते हैं। और हम लोगों के लिए वो डिस्काउंट आता है कि 50% ऑफ है या कुछ ऑफ है या जो भी है। तो जो एम्प्लॉइज फ्यूचर ग्रुप के मेंबर हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये फायदेमंद हुआ ना, वो बेनिफिट तो उसको कंपनी दी, तो इस तरीके का भी बेनिफिट्स दिया जाता है। ओके, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में और क्या आ गया? जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रही है, ठीक है। देखो वो सब भी किसी कारण से दिया जाता है। वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग्स, मान लीजिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नहीं लॉग इन कर सकते हैं अभी, तो कंपनी ये बोलेगी कि हमें ये कंसर्न है कि आप काम खत्म करके दीजिए, आप लेट लॉग इन कीजिए, अर्ली लॉग आउट कर लीजिए, बट यू फिनिश योर वर्क एट टाइम। तो ये एक फैसिलिटी हुई। बोलो। टीम लंच, ये सारी चीजें तो एक बेनिफिट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। जैसे फ्री टी जितनी बार आपको चाहिए, फ्री कॉफी, कॉफी वेंडिंग मशीन ही रखी हुई है, फ्री लंच, ये सब एक मोटिवेशन भी होता है एम्प्लॉइज के लिए। आप जनरली ये चीज देखेंगे, बैंगलोर इज आईटी हब, वहां से आसपास में कुर्ग है, हिल स्टेशन है, कुर्ग है, मैसूर है। तो ये सब आईटी वगैरह में जब टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करती है ना, कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है, सम पीपल हैव परफॉर्म रियली वेल इन दैट प्रोजेक्ट, then the team manager will take all of them at lunch या पिकनिक पे या टीम आउटिंग जिसको कहते हैं। इससे दो बेनिफिट होता है। एक तो ये बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉयज को अच्छा फील होता है कि आज चलो टीम लंच है या कंपनी हमें लंच पे ले जा रही है या फिर पिकनिक पे ले जा रही है। दूसरा, इनफॉर्मल गैदरिंग से हमेशा ही यू फील यूनाइटेड। जब भी इनफॉर्मल गैदरिंग होगी तो इनफॉर्मल बात होती है, राइट, एंड देन यू आर यूनाइटेड, देयर इज मोर फीलिंग ऑफ union, more feeling of team building, group formation when you're talking about these informal meetings. आप तो in lump sum आप समझ गए हैं कि नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स क्या होती है। I'll tell you one more thing about non statutory benefits. इसके बारे में कोई सुने हैं? Employees stock option plan. देखिए, कुछ कंपनीज, some companies which are as big as Amazon वगैरह या ऐसी बड़ी कंपनीज जो कि बहुत बड़ी है, जिसका फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत बड़ा है, ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, and they take people from IIMs also, they take learned people, 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं। IIM वगैरह का पैकेज बहुत हाई होता है, 40 लाख 50 लाख ऐसे देते हैं वो लोग उनको।
राइट? तो दिस इज अ वे, दिस इज आल्सो नोन एज अ काइंड ऑफ बेनिफिट. अब इसको मॉडर्न एचआर में काइंड ऑफ बेनिफिट माना गया. एम्प्लॉइज को पूरे पैकेज में सब सैलरी के तौर पे ही कॉम्पेंसेट करने की बजाय ये किया जाता है कि उनको, हाँ बोलो. वेरी गुड. तो तुमको पता है तो फिर जोर से बोलो, बताओ. एम्प्लॉइज को कुछ इस कंपनी का स्टॉक में कुछ कन्वर्ट ताकि वो रिटेन कर सके टाइम के. वेरी गुड. और एम्प्लॉय ऑनर की तरह कंपनी के बारे में सीजन नहीं सकता. वेरी गुड. एम्प्लॉय उस कंपनी का प्रॉफिट करना चाहेगा क्योंकि उसको स्टॉक क्योंकि वो मालिक ही बन गया एक तरीके से. मैनेजर की तरह बिहेव करेगा. यही होता है, इसके पीछे यही टेक्निकलिटी है. दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. इसमें क्या होता है कि जैसे Amazon वगैरह बड़ी कंपनीज हैं, इसका शेयर्स है, तो वो क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉइज आते हैं उनको पूरा पैसे में ही कॉम्पेंसेट करने के बदले वो कम प्राइस पे, जैसे मान लो मार्केट प्राइस किसी कंपनी का 253 रुपए है पर शेयर, उनको बहुत कम प्राइस पे वो शेयर दिया जाता है. ठीक है, बहुत कम प्राइस पे शेयर दिया जाता है और शेयर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत होता है, तो वो पैसा लाखों में आ जाता है, देकर दिया जाता है. और ये बोला जाता है कि उसका एक लॉक इन पीरियड है, जैसे 4 से 5 साल. उसके बाद आप उस शेयर्स को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं. ठीक है, जब आप उसको सेल कर सकते हैं और उसका लॉक इन पीरियड 4 से 5 साल ऑलरेडी है, तो क्या होगा, तो ये होता है कि देखो दो बेनिफिट. पहला, एम्प्लॉय का सैलरी के बदले वो कंपनसेट हो गया पैसा. दूसरा, एम्प्लॉय कहीं तो गया नहीं 4-5 साल. ये सब जनरली उन लोगों को दिया जाता है वो क्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. 4 से 5 साल तो वो जाएंगे नहीं क्योंकि उनको लाखों लाख रुपए वहां पर अटका है. इसका तीसरा एस्पेक्ट समझो, एम्प्लॉयर तुरंत उतना पैसा देने से बचता है. अगर मान लो कि 7-8 लाख का भी शेयर है तो 7-8 लाख तो तुम एक एम्प्लॉय पे काउंट कर रहे हो. कितने एम्प्लॉयज होंगे ऐसे, तो इतना हैवी अमाउंट तुरंत आप देने से बचते हैं, हर महीने देने से बचते हैं. राइट? और देखिए, जब आपको उसका मालिक ही बना दिया गया, शेयर खरीदने का क्या मतलब होता है कि तुम भी उस कंपनी के छोटे मोटे मालिक हो. 10 शेयर खरीदोगे तो हम लोग चाहते हैं कि कंपनी अच्छा करे अच्छा करे. सोचो उतना उतना शेयर किसी को दे दिया गया है, वो तो यही चाहेगा ना कि कंपनी अच्छा काम करे, प्रॉस्पर करे, जब वो बेचे उसको बहुत पैसा मिले. तो ये भी एक मोटिवेशन होता है इस चीज को करने से पहले कि स्टॉक ऑप्शन दीजिए ताकि एम्प्लॉय को ये फील हो कि वो भी इस कंपनी का ओनर है और ओनर होने की वजह से वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा मोटिवेशन से काम करे. You getting my point? This was the purpose of a non-statutory benefits map. Next. Anything else? Incentive minimize. बोलो. Ma'am, it will also reduce the incentive of the employee. Louder. जोर से बोलो. Ma'am, it will also minimize the incentive of the employee. Sanjali, I can't hear you. थोड़ा जोर से clear बोलो. Ma'am, it also minimize the incentive of the employees. Can you type it? You better type it. I can't get what you said. बोलिए. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखो, उससे डीए को लिंक करके दिया जाता है. पहले उसको WPI से दिया जाता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स से. नाउ इट इज गिवन एज कंज्यूमर्स. जब होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया जाता था तो बहुत सारी चीजों को एक साथ लिया जाता था होलसेल में, तो तभी महंगाई का सही असेसमेंट नहीं हो पाता था कि एम्प्लॉइज के जिस प्रोपोर्शन में सैलरी को कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए. फिर उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, यानी आपके एक बास्केट में, इट्स लाइक कि एक बास्केट में आप कितना गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते हो और उस बास्केट का कॉस्ट कितना है, महंगाई बढ़ी या घटी. Can you see the inflation rising? You can feel it. You can feel that inflation. आप
सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे तो आपको ये फील होगा कि द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड। अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो देन यू विल फील इट कि महंगाई कैसे बढ़ती है, और सैलरी नहीं बढ़ती है उस हिसाब से, इसीलिए उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है। एनीथिंग एल्स? टेल मी। प्री हाँ बोलो। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट प्री पैरोल। प्लीज एक्सप्लेन। प्री पैरोल। प्री पेरोल, अच्छा। पेरोल प्रोसेस बताए ना आप लोग को लास्ट क्लास में। प्री प्रोसेस क्या होता है? आफ्टर हैविंग रेड द एंटायर पेरोल मैनेजमेंट, आपको हम कॉम्पेंसेशन बताए, आपको हम सैलरी स्ट्रक्चर बताए। सैलरी स्ट्रक्चर में चारों कंपोनेंट्स डिस्कस किए, बेसिक अलाउंसेस, बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, राइट? I discussed everything. I discussed what is the advantage and disadvantage of payroll. अब देखिए, ये बहुत सिंपल सा चीज है जो you can understand. You yourself can participate and discuss and understand. पेरोल के लिए हम ये कहते तो हैं कि पेरोल मैनेजमेंट इज प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी, बट इस प्रोसेस को हम 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज प्री पेरोल, द अदर वन इज पेरोल, द थर्ड वन इज पोस्ट पेरोल, द फोर्थ वन इज पे आउट, एंड फिफ्थ वन इज रिपोर्टिंग। तो संजली इज आस्किंग व्हाट इज प्री पेरोल। आप इसको ऐसे समझिए, किसी बच्चे को प्री स्कूल में डाला जाता है क्या नहीं? प्री स्कूल या उसको प्रिपरेटरी स्कूल बोला जाता है। व्हाट, क्यों डाला जाता है बताइए? आप क्या क्या कारण सोच सकते हैं? फंडामेंटल एजुकेशन बेसिक वो भी प्रोवाइडिंग। हमारे भी बेसिक्स उसी में आता है। हैबिट्स डेवलप, सबसे इम्पोर्टेंट कि द चाइल्ड शुड गेट इनटू अ हैबिट ऑफ लीविंग हिज और हर पेरेंट्स, मैनर हो, डिसिप्लिन हो, स्कूल में बिहेव कर सके, ठीक है? तो वो तो भी आप उसी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम प्री स्कूल को ये माने कि प्री स्कूल इज लाइक अ प्लानिंग फॉर प्रॉपर स्कूल, तो ये सही होगा। हम ये बोल सकते हैं कि प्री स्कूल इज लाइक प्लानिंग फॉर प्रॉपर स्कूल। बच्चे को लंच खाने की आदत हो जाएगी, अकेले, जो बच्चा घर में मदर से खाता होगा वो खाने की आदत हो जाएगी। द बच्चा विल लर्न टू रिमेन विदाउट पेरेंट्स, विदाउट हिज और हर पेरेंट्स। टीचर यानी कोई थर्ड पर्सन उसको गार्ड कर रहा है तो उसकी बात सुनने का, डिसिप्लिन की टीचर की बात तो तुमको सुननी ही है, ये हैबिट, हाँ वो चीज हैबिट डेवलप करना कि मैम कुछ बोलती है तो सुनना ही है तुमको। आना जाना, ट्रांसपोर्ट, यानी दुनिया कैसे चल रही है वो थोड़ा थोड़ा, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू टीच योर चाइल्ड। प्री का मतलब वही होता है। अगर हम यहाँ पे भी प्री पेरोल की बात करें तो पेरोल प्रोसेस जिसमें कि आप एक्चुअली इंफॉर्मेशन फीड करके और अपनी नेट सैलरी बनाते हैं। प्री पेरोल प्रोसेस का मतलब होता है कि प्लानिंग पार्ट। तुमको अगर सिमेज के फैकल्टी, सारे फैकल्टीज का सैलरी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी जाए, सबसे पहली चीज तुम क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। कितने टीचर्स हैं, सबका डेटा कलेक्ट करो, कब लीव लिए थे, कब अटेंडेंस आया था, कब छुट्टी दी थी, कब हाफ डे लगा, ठीक है? किसकी सैलरी कितनी दी जाती है, राइट? किसकी सैलरी कितनी दी जाती है, कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ये क्या है? डेटा कलेक्शन है। तो डेटा कलेक्शन है। इस डेटा कलेक्शन के बाद तुम क्या एज इट इज वही डेटा डाल दोगे? नहीं डालोगे। यू विल वेरीफाई दैट डेटा। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, वरना एम्प्लॉय ग्रीवेंस हो जाएगा कि मेरी सैलरी ठीक से नहीं बनी है। तो प्री पेरोल में यही होता है। अब ये देखो, हम तुमको छोटे फॉर्म में समझा रहे हैं इसलिए तुम थोड़ा समझ रहे हो कि ठीक है, इजी तो है, पर आप इंफोसिस वगैरह में 2-2.5 लाख लोग काम करते हैं भाई, इंडिया में, बाहर, उन सब का पेरोल बनता है। तो उन सब का डेटा कलेक्शन और डेटा वेरिफिकेशन एंड प्लानिंग कि इंफोसिस की अपनी एचआर पॉलिसी कैसी है, बाकी सब चीज तो
बाद में आएंगे। पहले आप ये काम करेंगे ना कि सिमेज की अपनी एचआर पॉलिसी कैसी है, राइट। तो ये चीजें प्री पेरोल में आती हैं। नेक्स्ट एक और चीज देखिए, Yes, ma'am, got it. this is an ongoing process in an organization that people will leave and new people will join, right? उसमें पेरोल मैनेजमेंट को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो एम्प्लॉइज छोड़ के गए उनकी सैलरी ना बन जाए, किसी तरीके का कोई रेपुटेशन ना हो, उनका पेपर वर्क ठीक से क्लोज हुआ हो, और जो काम कर रहे हैं उनका कोई ओमिशन ना हो, क्योंकि ये होता है, ओमिशन हो जाता है। कई बार क्या होता था कि व्हाट आई टोल्ड यू कि कई बार हम लोग फूड कूपन नहीं लेते थे पर उसका पैसा डिडक्ट हो जाता था, मतलब दिस हैपेंड विद मी। हाँ, तो फिर वी यूज्ड टू गो टू एचआर एंड सेड कि इस महीने हम लोग ने तो फूड कूपन लिया नहीं, एंड देन दे यूज्ड टू गिव इट इन द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसा होता है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। कोई इमिशन हो जाए, कोई पैसा कट जाए, ठीक है, किसी तरीके का कोई पैसा कट जाए, अगले महीना मैंने उसको 7,000 रुपया उसका कॉम्पेंसेट किया, तो ये चीजें होती हैं, इसीलिए हम बात करते हैं। इसीलिए प्री पेरोल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसमें आप डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा को वेरीफाई करते हैं, एंड यू मेक इट एन इंफॉर्मेशन, you make it an information. What's the difference between data and information? Data is not It is organized. It's not organized, it is just raw facts and figures and raw facts. about employees and information. You will never use information word. You will say raw facts and figures, okay? And information is always meaningful. Data is never meaningful. आप stats बनाए हैं कभी? Yes, ma'am. स्टैटिस्टिक्स बनाई है, डेटा दिया रहता है ना क्लास में, इतना 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 डेटा है। क्वेश्चन क्या दिया रहता है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड दिस, फाइंड मीन मीडियन मोड। जो तुम निकाले वो इंफॉर्मेशन है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डेटा है। वो ना दिया जाता है कि द फॉलोइंग इज डेटा। समझ में आई बात है? सो नेवर यूज इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा। डेटा इज ऑलवेज facts and figures, raw facts and figures. When you process it, it becomes information. So pre-payroll is mostly the planning part, collecting data about them, verifying them, making them information which is ready to be fed in the payroll process for processing of salary. Understood? Okay. If you have any doubt, bring it in the next class also. आप पढ़ेंगे तो doubt होगा, ठीक है?